मैं रामकिरण शर्मा जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो बातें की थी उसमें डेटा हमारा रिसीव हो गया है ना, सेंसर के द्वारा जो सिग्नल है उसको रिसीव कर लिया गया। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में 3 तरह के प्लेटफॉर्म हमने पढ़े थे। उन प्लेटफॉर्म्स में जो भी ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, या आपका ट्राईपॉड है, या स्पेस क्राफ्ट है, सैटेलाइट है, इन सब के द्वारा जो सेंसर लगे हुए हैं उनके द्वारा जो सिग्नल्स को रिसीव किया जा रहा है, वहाँ तक की बात हम लोगों ने की है। और उसमें अलग अलग रिजोल्यूशन की बात हुई। 3 तरह के रिजोल्यूशन थे, आपने ध्यान दिया था। और उनके आधार पर हम सेंसर्स को सेलेक्ट करते थे और कोई एक सेंसर, अप्रोप्रिएट सेंसर जो उस सिग्नल को प्रॉपरली रिसीव कर सकता है, ऐसे सेंसर्स को हम यूज करते हैं। हम सेंसर से इस हिसाब से भी सेलेक्ट करते हैं। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में आपने देखा था कि कितनी दूर से किस तरह के ये सरफेस को है ना, सरफेस को या सरफेस के ऊपर कोई चीज़ इम्प्लांट किया गया है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में तो डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं, वेजिटेशन, जहाँ पर आईआर आपका काम करता है बढ़िया, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो हमारा सिग्नल है ना, जो हमने सेलेक्ट किया है वेजिटेशन के लिए, वो लॉन्ग रूट तक ट्रेवल नहीं कर सकता। तो उसको रिसीव करने के लिए एक छोटे लेवल पर एक प्लेटफॉर्म लगा लेते हैं, छोटी हाइट पर, मान लीजिए ड्रोन। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव की गई उसको माइक्रोवेव की सहायता से दूर सैटेलाइट तक सेंड कर देते हैं। समझ आ रही बात। और फिर बाद में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है टू द बेस स्टेशन, और फिर ये बेस स्टेशन चारों तरफ इसको सेंड करता है। तो इन दिस वे है ना, डेटा हमारा एक्यूमुलेट हुआ है। अब ये जो डेटा हमारा एक्यूमुलेट हुआ है वो उसमें हमें उसकी एनालिसिस करनी है ना। सो दिस टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ डिजिटल डेटा। रिमेंबर दिस। अगर हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा इसको, हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है तो उसमें कुछ सर्टेन लेवल नॉइज के भी होंगे, क्योंकि अगर कोई सिस्टम है, ध्यान से समझिए, कोई सिस्टम है, उसको हम कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, है ना। तो उसको प्रोसेस करते समय उसमें एक नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। ये नॉइज कैसे इंट्रोड्यूस होती है? जिस फ्रिक्वेंसी को हम सेंड कर रहे हैं वही फ्रिक्वेंसी आसपास भी ट्रेवल कर रही है इन्वायरमेंट में, तो इसके साथ एडअप हो जाता है। एनालॉग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, एनालॉग कम्युनिकेशन है। बट जब हम डेटा एक्सट्रैक्शन की या डिजिटल डेटा की बात करते हैं, तो एक तो एकदम सिंपल सी बात है इसमें कि हमारा जो डेटा है जिसको हम रिसीव कर रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में ही रिसीव करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लाइव डेटा। और जब हम एनालॉग फॉर्म में डेटा को रिसीव करेंगे तो उसके साथ जो इन्वायरमेंट की लाइव फ्रिक्वेंसीज हैं, अवेलेबल हैं, सिमिलर फ्रिक्वेंसीज है ना, सिमिलर वैल्यूज होल्ड कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड भी इसके साथ ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है या कुछ नॉइजी हो जाता है। ऐसे कहिए कि नॉइजी हो जाता है। इस नॉइज को हमें रिमूव करना पड़ता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स अवेलेबल हैं। बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं और एक वहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो टेक्निक है वो है इमेज रिस्टोरेशन और इमेज इन्हेंसमेंट, ठीक है। और इन्हेंसमेंट और रिस्टोरेशन दोनों टर्म्स को भी हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बिना रिस्टोरेशन के जो इन्हेंसमेंट है वो पूरा नहीं होता, ठीक बात है। मतलब इन्हेंसमेंट में जो आपका रिस्टोरेशन टेक्निक है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो रिस्टोरेशन जो हम पढ़ेंगे वो इमेज इन्हेंसमेंट का ही पार्ट बाद में हम समझेंगे इसको। हालांकि चूंकि दोनों अलग अलग करके हम पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम में हम दोनों को अलग अलग समझ कर लिखेंगे। और जो तीसरी चीज़ होती है वो हमारी होती है इमेज एक्सट्रैक्शन, इमेज इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर जो भी हमारे इमेज है उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज दिस? ये जो एक्सट्रैक्शन है, दिस इज आल्सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द नॉइज। अब नॉइज को रिमूव उसमें से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजिटल डेटा एनालिसिस का पार्ट तो है वो। बात समझ में आ रही है? एनालिसिस में इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना भी है। इसीलिए इमेज रिस्टोरेशन, इमेज इन्हेंसमेंट, नॉइज रिमूव करने के तरीके हैं। और जो हमारे पास डेटा इसके बाद बचेगा उससे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि किस तरह का क्लस्टर है। अभी क्लस्टर के बारे में भी हम बात करेंगे कि व्हाट इज क्लस्टर। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में चूंकि ये सब्जेक्ट सर्वेइंग के नाम से चलता है तो वहाँ पर ही बहुत पूछा गया है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को एकदम कायदे से समझिएगा, ठीक है।
अब देखो, अगर हम रीस्टोरेशन की बात करें, इमेज रीस्टोरेशन की, तो ये क्या करता है, जो हमारे डेटा में एरर प्रेजेंट है, नॉइज प्रेजेंट है या कोई डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है ना, उनको रिमूव करके, क्योंकि हमारा डेटा क्या है, ये हमारा कोई है ना, ये सेल्स हैं जहाँ पर डेटा अवेलेबल है। मान लो यहाँ पर एक डेटा हमारा अवेलेबल है, अब इस डेटा की वैल्यू 25 है। ये 25 कोई पैरामीटर है हमारा, मान लीजिए इंटेंसिटी का पैरामीटर है या आपका किसी भी चीज़ का पैरामीटर हो सकता है ना। ये जो 25 हमने रिसीव किया हुआ है, ये नॉइजी है, तो नॉइज को जब हमने रिमूव किया तो इसकी वैल्यू आ गई 27। मतलब नॉइज की वजह से डेटा सप्रेस हो रहा था, अभी आपको 27 मिला नया। ये नॉइज को रिमूव करने के बाद, एरर को रिमूव करने के बाद जो डेटा हमें मिला है उसको फिर से आप उसी सेल में स्टोर करते हैं। दिस मेथड इज नोन एज इमेज रिस्टोरेशन। बात समझ में आ रही है? हमारे पास जो इमेज है अवेलेबल है, नॉइजी है, उसके नॉइज को रिमूव करके और उन्हीं पोजीशंस पे फिर से नए डेटा को आप फीड करते हैं ताकि आपकी इमेज इंप्रूव हो जाए। दिस इज नोन एज इमेज रिस्टोरेशन। पहली चीज होगी। इमेज इन्हेंसमेंट की अगर हम बात करें तो इमेज इन्हेंसमेंट क्या है, जो भी इमेज हमने जो भी फोटोग्राफी की गई है वो फोटोग्राफी आपकी किस कंडीशन में की गई है, दिस डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल, आप सुबह के समय कोई फोटो सेशन करिए, दोपहर के समय कोई फोटो सेशन करिए, और शाम के समय जब धुंधला हो रहा है उसमें कोई फोटो सेशन करिए, और तीनों में डिफरेंस देखिए। और आप देखेंगे तीनों तरह के फोटोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सुबह के फोटो में हल्के रेडिश ब्राउन कलर है ना अपीयर होगा, दोपहर का फोटो एकदम क्लियर दिखाई देगा, और शाम के फोटो में जो कलर्स होंगे वो काफ़ी डल होंगे, मतलब ब्लर जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ शाम वाले में क्योंकि हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है, विजिबिलिटी लैग कर रही है ना, लाइट इंटेंसिटी काफ़ी कम है। उस कंडीशन में जब हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो वो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ कलर्स को शो होना चाहिए, वो कलर्स उस इंटेंसिटी के साथ शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो डल दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा ये भी होता है कि हम उसके इन सारे जो ब्लर हैं, आपके ब्लर दिखाई दे रहे हैं, इंटेंसिटी कम है, ठीक है, कलर की इंटेंसिटी कम है, उन सबको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करें। दिस इज नॉन एज इमेज एनहांसमेंट। तो ये क्या करता है, ये जो विजुअल इम्पैक्ट्स हैं है ना, अल्टर्स द विजुअल इम्पैक्ट्स दैट द इमेज हैज ऑन द इंटरप्रेटर इन अ फैशन दैट इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन कंटेंट। तीसरी चीज़ हमारी है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या है कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन है ये, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कई बैंड्स को यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और हम ये देखते हैं कि कौन सी जो सिग्नल है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ रिसीव हुई है, वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में फॉरेस्ट होगा, और उसी चीज़ को हम लगातार फिर क्लस्टर इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करते जाते हैं कि इस तरह के जो भी सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं इस टाइम पर, वो सारे के सारे फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अलग अलग क्लस्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बैंड इंटेंसिटी है क्या, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इमेज रिस्टोरेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। कोई भी जो हमारा सिग्नल है, जो डेटा हमारे पास आया है, उसको हम डिग्रेडेशन फंक्शन से पास कराते हैं, और फिर उसको हम कन्वोल्यूशन करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम रिस्टोरेशन फिल्टर से उसको पास कराते हैं। ये जो नॉइस को हम कन्वॉल्व कर रहे हैं, नॉइस का कन्वोल्यूशन जो हमारा किया जा रहा है, ठीक है, इनपुट इमेज के साथ डिग्रेडेशन फंक्शन के साथ, एक्चुअली में हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हम इसका डीकन्वोल्यूशन करेंगे तो उसमें से नॉइज लेवल काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है ना। तो रिस्टोरेशन में आप डीकन्वोल्यूशन करते हैं, और बिना डीकन्वोल्यूशन के भी ये काफ़ी काम करता है, बट डीकन्वोल्यूशन इज द मेन थ्योरी। तो जिस तरह से हमने कन्वोल्यूशन किया था उसी तरह से हम डीकन्वोल्यूशन करते हैं हमारे पास जो इमेज अवेलेबल है। और आप इसको, चूँकि डीकन्वोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज डन, हमने कोई नाम दिया कि हम रिस्टोरेशन फिल्टर यूज़ करें। इसमें अगर डीकन्वोल्यूशन टेक्निक होगी तो उसको यूज़ करेंगे, अगर कोई और टेक्निक हम यूज़ कर रहे होंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हमें आउटपुट इमेज मिल जाता है। ये जो आउटपुट इमेज है पहले से काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि, और ये जो हमारे पास इमेज आया हुआ है, इस इमेज को हम जहाँ पर इनपुट इमेज आपका हुआ करता था उन पोजीशन पर इसको हम रिस्टोर कर देते हैं। समझ आ रही बात?
तो इस तरह से ये रिस्टोर किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं इमेज का। अलग अलग टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं कि मीडियन फिल्टर। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, और उस सेल की अगर हम उस लोकेशन की अगर हम अलग अलग वैल्यूज की बात करें, है ना, उस लोकेशन की हम अलग अलग वैल्यूज की बात करें, तो उसमें मान लीजिए कुछ ये वैल्यूज हमारे पास है, 10 है, 5 है, 20 है, 14 है, 80 है, 11 है, 8 है, 3 है, ये सारे हमारे हैं, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे डेटा हैं उन सबका अगर हम मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको पता है? मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले क्या आएगा, 3 सबसे छोटा है, फिर आएगा हमारा 5, है ना, फिर आएगा हमारा 8, फिर अगला डेटा है 10, फिर अगला डेटा है 11, फिर अगला डेटा है 11 के बाद 14, फिर अगला डेटा है हमारा 20, फिर 22, फिर 80, 20, फिर 22, फिर 80, ये है हमारे डेटा। अब ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें जो सबसे बीच वाली वैल्यू कितनी टोटल वैल्यूज है इसमें 9, तो जो फिफ्थ वैल्यू होगी दिस विल बी द मीडियम। मीडियम वैल्यू हमको क्या मिली, 11 मिल गई। हम क्या करेंगे, सारे जितने भी डेटा यहाँ पर हैं सबको हम 11 से रिप्लेस कर देंगे, 80 हो गई, ठीक है। 80 जो हमारा है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 11। और इस तरह से हम मीडियन से हम पूरे मैप मीडियन कैलकुलेट करके जो भी हमारे अलग एक सेल के लिए अलग अलग वैल्यूज आई हुई हैं उनका मीडियन कैलकुलेट करके हम सेल वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। अक्सर इसमें जो हमारे जो इमेजेज हैं, है ना, उनके ब्लर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन एज पर ये काम नहीं करता है, एज पर ये काम नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा। ये किनारों पर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो किनारों का ब्लर है या वहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा है या उसमें कुछ चेंजेज हैं, है ना, उसको इम्प्रूव करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। ठीक बात है ये। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप मीडियन डेटा, आप केवल एक थ्योरी पर हम चल रहे हैं कि हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और वहाँ डेटा को हम रिप्लेस कर देंगे। कई बार ये भी तो पॉसिबल है कि ये जो हमने रिसीव किया था एक्चुअली दिस इज द करेक्ट डेटा, जो हमारी जियोग्राफी है उसके हिसाब से ये करेक्ट डेटा भी हो सकता है। अब उनसे हमने उसको नए वैल्यू 11 से रिप्लेस कर दिया तो वो करेक्ट डेटा हट गया। कई बार मैप इससे अच्छा होने के बजाय खराब भी हो सकता है ना, मतलब जो नॉइजी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये स्मूथ हो जाता है, ये नॉइजलेस हो जाता है, ये काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती क्योंकि इसकी वजह से जो नॉइज है हमारा वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। हालांकि जब नॉइज रिड्यूस होता है तो बहुत अच्छे एक्सटेंट में रिड्यूस होता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, हम अडॉप्टिव फिल्टर्स यूज़ करते हैं। अडॉप्टिव फिल्टर का क्या काम होता है, अडॉप्टिव फिल्टर्स हमारे होते हैं जो भी हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम एक वेरिएबल पैरामीटर की सहायता से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत मैथमेटिक्स नहीं है तो हम मैथमेटिकल चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव नहीं बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे वेरिएबल पैरामीटर होते हैं वो जो हमारे इम्पल्स नॉइज होता है इमेजेस में उसको फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इम्पल्स नॉइज क्या होते हैं, हमारे इम्पल्स फंक्शन होते हैं ना। तो इम्पल्स फंक्शन का मतलब ऐसा हमारा डेटा है, नॉइज है जो अचानक से जनरेट हुआ था। आप लाइटनिंग की बात तो सुनते होंगे, लाइटनिंग में जो हमारे वोल्टेज लेवल है वो अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ता है फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। ये लाइटनिंग का टाइम था। तो लाइटनिंग का टाइम पर इस पॉइंट पर लाइटनिंग स्टार्ट हुई, उसमें वोल्टेज लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि स्मॉल मोमेंट के लिए, और उसी ड्यूरेशन में फिर डिक्रीज हो गया, 0 हो गया, बिकॉज लाइटनिंग कुछ एक मोमेंट का ये प्रोसेस होता है। ठीक है। अब इसकी वजह से जो हमारा डेटा था उस डेटा में ये नॉइज हमारा इस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। ये जो इम्पल्स नॉइज है इसको रिमूव करने के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से उसको प्रोसेस करते हैं। ये फिल्टर्स ग्रे कलर और ग्रे स्पेस और कलर स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये एक अच्छा नॉइज सप्रेशन रिजल्ट प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से, और ख़ास करके ये आपके एजेस को बहुत अच्छे तरीके से ये प्रिजर्व करता है। जो हमारा एक्चुअल एज होना चाहिए वो एज हमको वापस मिल जाता है और यहाँ पर बेटर क्वालिटी मिलती है, इसलिए अडॉप्टिव फिल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं।
दूसरे आपके लीनियर फिल्टर्स होते हैं। लीनियर फिल्टर्स आपके जो पिक्सेल्स होते हैं उनकी सहायता से आप इस पर काम करते हैं। तो जो हमारे पास पिक्सेल्स अवेलेबल है उनके कॉम्बिनेशन, जो आसपास के जो पिक्सेल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से आप कुछ लीनियर फिल्टर के द्वारा कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम सारे पिक्सेल्स को उसकी सहायता से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चूँकि एक सिमिलर एरिया के लिए जो पिक्सल होते हैं वो करीब करीब एक ही जैसे होते हैं, इसलिए जो हमारा यहाँ पर इमेज होता है उसमें शार्पनिंग, स्मूथिंग, एज इनहेंसमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए लीनियर फिल्टर्स काफ़ी अच्छे से यूज किए जाते हैं। तीसरा आपका होता है इटरेटिव ब्लाइंड डीकन्वोल्यूशन मेथड, IBD। IBD जो मेथड होता है इसमें आप डीकन्वोल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमने बताया था कि या तो हम फिल्टर सीधे सीधे यूज करेंगे या तो हम उसमें डीकन्वोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम डीकन्वोल्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें जो भी कन्वोल्यूशन जिस भी मेथड से किया गया होगा हम एक प्रॉपर डीकन्वोल्यूशन का मेथड अज्यूम करके चलेंगे कि हम इसी मेथड से डीकन्वोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में हमें पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, इसी पॉइंट का जो पॉइंट स्पेक्ट फंक्शन है वो हमें पता होगा। ठीक है, तो पॉइंट स्पेक्ट फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर जो हमारी इमेज रिसीव हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि पॉइंट स्प्रेड फंक्शन इसका क्या होगा। ये पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जिसका पॉइंट स्प्रेड फंक्शन क्या होगा, और वो अलग अलग बैंड मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके आधार पर डीकन्वोल्यूशन किया जाता है कि इस फंक्शन के ऊपर इस तरह से डीकन्वोल्यूशन हम करेंगे, और उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम रिस्टोर कर देते हैं। यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन और हाई क्वालिटी मिलती है। मतलब हाई रिजोल्यूशन का मतलब कहीं पर ब्लर होगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और एकदम क्लियर लाइन्स हमें अवेलेबल दिखाई देंगी, है ना। इसके अलावा कहीं पर अगर इमेज कॉन्ट्रास्ट काफ़ी कम होगा तो वो कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ड्रॉबैक इसका क्या है, इसमें कन्वर्जेंस की गारंटी नहीं होती। देखो, कोई भी हम मेथड यूज करते हैं तो उस मेथड में कन्वर्जेंस की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आउटपुट हमें मिल रहा है और आउटपुट का प्लॉट इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ज हो रही है। तो ये हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है। ध्यान से समझिएगा, फॉर टी ग्रेटर देन 0। इज इट ओके और नॉट। तो इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि ये कन्वर्जेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये बताता भी है कि कई बार जो आपका आउटपुट मिल रहा है दैट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, अच्छा, आपको एग्जाम में सारे पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे आपका मीडियन फिल्टर हो गया, अडाप्टिव फिल्टर हो गया, लीनियर फिल्टर हो गया, IDB इटरेटिव ब्लाइंड डीकन्वोल्यूशन फिल्टर हो गया। इसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हैं डीकन्वोल्यूशन यूजिंग स्पार्स प्रेयर। स्पार्स प्रेयर क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पार्स प्रेयर हमारे पास पहले से कुछ स्पेटियल डोमेन में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी सहायता से आप कुछ डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं स्पार्स पेयर में जो एल्गोरिदम होता है उसमें, और जो डेरिवेटिव्स को हम कैलकुलेट करते हैं उससे कुछ हमें जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम फिर राय इमेजेस पर अप्लाई कर देते हैं। राय इमेज का मतलब जो हमारे पास इनपुट डेटा पहले से अवेलेबल है ना, सेल्स में आप इसको डीकन्वोल्यूशन करते हैं स्पार्स पेयर की सहायता से। पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं फिर डीकन्वोल्यूशन करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, मतलब उससे रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज नोन एज डीकन्वोल्यूशन यूजिंग स्पार्स पेयर। ब्लॉक मैचिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा मिलता है। हम दो ब्लॉक्स को लेते हैं जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, हाईली को रिलेटेड होते हैं। ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है इसी डेटा को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जो हाईली एक दूसरे से को रिलेटेड होंगे, लेकिन उनमें कुछ हल्का सा जो डिफरेंस होगा उसको नॉइज अज्यूम करते हुए उस डिफरेंस को रिमूव करके और फिर से हम दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं और फिर से उस पोजीशन पर हम स्टोर कर देते हैं। तो मान लीजिए ये जो हमारा ब्लॉक है ये 25 है, इसको दो भाग में डिवाइड किया है ना, और आपस में कोरिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है ये पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक एक दूसरे के सिमिलर होंगे लेकिन
आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक का जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे की इन्फॉर्मेशन से हल्का सा वेरी करेगा, तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन को ठीक करेंगे पहले की सहायता से, और उसके बाद फिर दोनों के जो डेटा हमें रिजल्ट मिला उसको फाइनली फिर से रीस्टोर करेंगे। दिस इज नोन एज ब्लॉक मैचिंग। ये नॉर्मली आपका डीनॉइज करने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ये हमने डीनॉइज ही किया है यहाँ पर। एक आपका वेनर फिल्टर होता है, वेनर फिल्टर है ना, इसमें हम डिग्रेडेशन फंक्शन भी यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूज करते हैं। तो डिग्रेडेशन फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट कि हमारा कौन से फंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, या जो हमारा इनपुट है उसमें नॉइज किस तरह से मिक्स हुआ था। स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा सिग्नल हमारा जो रिसीव होकर हमको मिल रहा है ना, उसका स्टैटिस्टिक्स कैसा है, तो उसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर एक एल्गोरिदम क्रिएट किया जाता है, और उससे जो हमें फर्दर रिजल्ट मिलता है उसका हम रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है फाइनली वो कुछ हद तक उसमें नॉइज सप्रेस हो गया रहता है। इसी डेटा को आप फर्दर ले जाकर अपने रॉ डेटा पर रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये इसमें से काफ़ी हद तक नॉइज इंप्रूव हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, डिग्रेडेशन फंक्शन नॉइज सेंसिटिव है, तो अगर नॉइज की वैल्यू प्रोसेस के दौरान कम ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, जो रिस्पांस होगा वो काफ़ी खराब हो सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। हालांकि वेनर फिल्टर हम इसीलिए यूज करते हैं कि ये नॉइज सेंसिटिव, डिग्रेडेशन फंक्शन में तो काफ़ी होता है, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन में नॉइज इंप्रूव होती है दैट इज़ वेरी नाइस। मतलब आप प्रोसेस के दौरान जो नॉइज सेंसिटिविटी दिखाई दे रही थी वो फाइनल रिजल्ट में आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वेनर फिल्टरिंग इज नॉट नॉइज सेंसिटिव, सो दिस इज एडवांटेज ऑफ द वेनर फिल्टरिंग, ओके। और नॉइज के प्रेजेंस में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और लूसी रिचर्डसन एल्गोरिथम टेक्निक आपके पीएचडी पर डिपेंड करता है। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर हम कुछ पीएचडी कैलकुलेट करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर कैलकुलेशन होता है उसमें आपको अगर एक चीज़ याद हो तो आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें अडॉप्ट करते हैं और उसके बारे में आप लोग बात करते हैं, है ना। तो उसमें अलग अलग तो जो हमारा बेस थ्योरम होता है, BAYS, बेस थ्योरम की सहायता से जो हमारा प्रोबेबिलिटी, किसी भी इंसिडेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है दैट इज इजी टू मेजर, वो इसको मेजर करना काफ़ी आसान होता है। तो उस समय चूँकि बेस थ्योरम काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट प्रोवाइड करता था, तो लूसी और रिचर्डसन दोनों ने इस पर काम किया और इसके आधार पर कुछ रिजल्ट्स उन्होंने जनरेट किए, और वो जो रिजल्ट थे वो काफ़ी नॉइज इम्यून थे, और वो बेटर रिजल्ट्स को फिर अपने जो हमारे पास इनपुट डेटा अवेलेबल था उस डेटा को रिप्लेस किया, उसके सहायता से रीस्टोर किया नए डेटा को, और उससे मैप हमारा क्या हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। इसी में इन लोगों ने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया, जो कि डीकन्वोल्यूशन, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में डीकन्वोल्यूशन काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता है। तो अलग अलग टेक्निक्स यूज किया और उसकी सहायता से एक बेहतरीन लीनियर पोजीशन इनवेरिएंट सिस्टम रिस्पांस जनरेट किया उन्होंने, और उसको रिस्टोर किया गया। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, पॉइजन नॉइज, गॉसियन नॉइज, है ना, इन सबको आसानी से रिमूव कर सकते हैं जिससे इमेजिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है हमारी SR टेक्निक, सुपर रिजोल्यूशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम हाई रिजोल्यूशन, मतलब हमारे पास जो इमेजेस अवेलेबल हैं उनका रिजोल्यूशन काफ़ी कम है, उनके रिजोल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं, और उसके लिए अलग अलग टेक्निक की जाती है। मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, है ना। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में ढेर सारे इमेजेस को लेते हैं और उनको फिर एक साथ मिक्स किया जाता है। कई बार इमेजेस को मिक्स करने से उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, तो जो सर्जन होते हैं उनके पास हम वो इमेजेस को अलग अलग भेजते हैं। जैसे MRI क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग,
ये एक तरह का स्कैन होता है जो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को के एक ही पार्ट के ढेर सारे पिक्चर्स को ये लेता है, और जो सर्जन होते हैं वो उन सारे अलग अलग पिक्चर्स को अलग अलग ही देखते हैं और उनको अपने माइंड में फिर एक साथ असेंबल करके देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, और उसके आधार पर फिर वो सर्जरी करते हैं और सक्सेसफुल जो बॉडी का पार्ट है उसको या तो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या तो उसको वहाँ पर सर्जरी करके उस जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे जो टेक्निक्स हैं मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। तो जो रिस्टोरेशन टेक्निक है वो काफ़ी अच्छा होता है। एक बार हमारे पास जो रिजल्ट अवेलेबल हो गया, उस रिजल्ट को कई रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम कोई फिल्टरिंग टेक्निक यूज करके उसमें एक सिंगल डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को फिर फर्दर हम क्या करते हैं, एक्सरे में भी यही होता है। एक्सरे में भी हमारे पास क्या होता है, ढेर सारी इमेज वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल आती हैं और उन वैल्यूज को एक पॉइंट पर, है ना, एक पॉइंट पर कैलकुलेट करके उस पॉइंट पर हम स्टोर कर देते हैं। तो रिस्टोरेशन टेक्निक में जो नॉइज होती है या कोई इम्बिहेवियर नेचर है उसका, वो हमारा क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से। दीज आर दी एप्लीकेशंस। दूसरी जो टेक्निक हमारी होती है, मैंने कहा था वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, अब बस थोड़ा सा पार्ट और रह गया, आप लोग पेशेंस के साथ इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जितना इमेज रिस्टोरेशन पूछा जाता है एग्जाम में उतना ही इमेज एनहेंसमेंट भी पूछा जाता है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट है जिनके वीडियो को अलग करना ठीक दिखाई नहीं देता है। एनहेंसमेंट हमारा क्या है, कोई इमेज है, हमारा इमेज ठीक आई है, इमेज में कोई नॉइज नहीं है, लेकिन इमेज में जो इंटेंसिटी वैल्यूज है वो काफ़ी कम आई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें आपने पेंट ओपन किया और उसमें आपने कोई कलर किया, वो कलर डार्क रेड था और काफ़ी ब्राइट कलर आ रहा था, लेकिन जब आप उसको प्रिंट आउट के लिए ले जाते हैं, प्रिंटर से जो कलर निकला काफ़ी डल था। ऐसा पॉसिबल होता है कई बार बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो जाता है। तो वो जो डल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है, एक्चुअली में क्या हुआ वहाँ पर, इनने इमेज इन्हेंसमेंट प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। इन्हेंस हुआ नहीं है इमेज, बल्कि थोड़ा सा डिग्रेड हो गया है। जो कलर हमारी है वैसे ही आ रही है, अभी भी रेड आ रही है, लेकिन जो रेड की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है। तो जब हमको देखने को मिलेगा तो हम क्या कहते हैं कि काफ़ी डल इमेज हमारे पास अवेलेबल है। डल इमेज का मतलब क्या होता है, मतलब उसकी कलर की इंटेंसिटी ठीक से नहीं आ रही है, तो देखने में उतना अच्छा आंखों को नहीं लगता है। तो हम कहते हैं कि ब्राइट होता तो कितना मज़ा आता है, ये जो उसमें इमेज में जो फ्लावर है वो खिल के आता है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो खिल के आता का मतलब क्या है, इमेज और इन्हेंस्ड होता तो देखने में अच्छा लगता। तो इसलिए इमेज इन्हेंसमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो हम अभी डल की बात कर रहे थे, एक्चुअली में दिस इज द कंट्रास्ट एनहेंसमेंट। अब जरा कंट्रास्ट की बात कर रहे थे, कंट्रास्ट होता क्या है। कोई भी जो हमारी इमेज है ना, अगर उसको आप लो विजिबिलिटी में आप कैप्चर करेंगे तो आप देखेंगे इमेज की जो इंटेंसिटी है वो करीब करीब हर पार्ट में डल ही रहेगा, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू काफ़ी कम रहेगी। लेकिन अगर इमेज को आपने अच्छी लाइट में कैप्चर किया है, फोटोग्राफी किया हुआ है, उस कंडीशन में जहाँ पर डार्क है वो प्रॉपर डार्क आता है और जहाँ पर ब्राइट है वो प्रॉपर ब्राइट आता है। मतलब जो डार्क और ब्राइट के बीच का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है ना, उनके बीच का डिफरेंस वो काफ़ी ज़्यादा है। समझ आ रही बात, इसका मतलब उसका जो कंट्रास्ट रेशियो दैट इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन भी मिल जाती है कि एक्चुअली में कंट्रास्ट रेशियो है क्या, है ना, इसको भी तो समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम कंट्रास्ट रेशियो की बात करें तो ये कैपेबिलिटी है या पावर है कि आप कितनी रेंज तक की इंटेंसिटी को, है ना, कैप्चर कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करने का तरीका हो गया कंट्रास्ट रेशियो। कंट्रास्ट रेशियो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कंट्रास्ट या हाईएस्ट इंटेंसिटी अपॉन लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट कंट्रास्ट या लोवेस्ट इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो ब्राइटनेस रेंज है हमारा बहुत ज़्यादा अगर होगा, मान लीजिए ब्राइटनेस रेंज हमारा 255 हाईएस्ट ब्राइटनेस मिली है और 10 लोवेस्ट ब्राइटनेस मिली है, ऐसी कंडीशन में 255 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 25.5, है कि नहीं। ये 25.5 जो हमें वैल्यू मिल रही है ये हमारा क्या है, दिस इज कंट्रास्ट रेशियो, हाई कंट्रास्ट रेशियो। ऐसे ही अगर कोई इमेज है उसमें लोवेस्ट वैल्यू 10 मिल रही है और हाईएस्ट वैल्यू 30 मिल रही है,
दिस विल गिव यू 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 3। तो 3 एक स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है जो बता रहा है कि 25 से ये करीब करीब 8 गुना कम है। 8 गुना कम होगा तो जो डलनेस होगी वो 8 गुना ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब आपका पूरे पिक्चर में जो कलर्स होंगे वो करीब एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है नहीं, बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। तो जो ब्राइटनेस होगा लोवेस्ट इंटेंसिटी से मुश्किल से 3 गुना ज़्यादा होगा और वो डिफरेंसेस हमको समझ में नहीं आएंगे। इज इट ओके और नॉट? समझ आ गया? सो कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है तो उसके लिए हम क्या करें? दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, है ना। तो अगर हमारा कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है हम क्या करेंगे? हम इसमें कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट करेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास, एक लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस और दूसरा है नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस। अब हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 255 होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है वो 10 से लेकर 30 तक है, जो अभी हम ऊपर एग्जाम्पल ले रहे थे। तो ये तो बहुत कम रेंज हुआ ना, तो हमें इस रेंज को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट कितना होगा आप बताओ? 20, यहाँ 10 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करेंगे इस तरह से सो दैट कि ये वैल्यू हमारी 0 पर आ जाए और ये वैल्यू हमारी 255 पर आ जाए। इतने नहीं भी, अगर इस कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट में अगर कलर्स हमारे कहीं पर आपको ज़्यादा डिस्टार्ट हमको दिखाई देने लगे तो हमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच को रोक देना चाहिए। हम उतना ही स्ट्रेच करेंगे जिससे हमारा जो पिक्चर है, क्योंकि पिक्चर की हमारी क्वालिटी एकदम से हमने डल मीडियम में लिया हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी हम इसको स्ट्रेच करेंगे और इसकी वैल्यू को हम अगर 0 से मान लीजिए 170 तक हम ले आए एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब 0 वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं, आप मान लीजिए 5 से 170 तक ले आए तो 170 डिवाइडेड बाई 5 दिस विल गिव यू 34, है ना। तो करीब करीब 34 गुना कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपका जो डिफरेंस होगा 34 का होगा, मतलब डल और ब्राइटनेस के बीच का, और एक हाई यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से आप, अच्छा लीनियर फंक्शन में स्ट्रेच करने का मतलब क्या हो गया? मतलब आप लीनियर फंक्शन के मतलब एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी रेशियो में ये वैल्यूज को भी हम बढ़ाते जाएंगे। 20 के इधर अलग फार्मूले से और 20 के राइट डायरेक्शन में दूसरे फार्मूले से हम इसको स्ट्रेच करते हैं। दूसरा हमारा तरीका होता है नॉन लीनियर स्ट्रेच, है ना। लीनियर में क्लियर हो गया। तो जो हमारी डीएन वैल्यूज हैं उन डीएन वैल्यूज को हम फैलाते हैं और बीच में और वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हमारी जो वैल्यूज नई कॉन्ट्रास्ट मिलती है वो इस तरह की दिखाई देती है। तो हम क्या है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। इसको हमने स्ट्रेच किया और करीब करीब 0 से हल्के से ज़्यादा वैल्यू 5 से लेकर ये आपने पूरा 255 तक करीब करीब आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। करीब करीब यहाँ तक वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 220 तक करीब करीब है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमको मिल रहा है तो लीनियर। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको हम फाइनली आप पिक्सल्स में हम उसको जब सेट करते हैं तो हमको वो इमेज प्रॉपरली मिलने लगती है और वहाँ से हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी इमेज है वो प्रॉपरली ये हो गई कि नहीं हो गई। समझ आ रही कि नहीं बात, है ना। वो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर में हमारा क्या होता है, ध्यान से समझिए। नॉन लीनियर में हम कोई नॉन लीनियर फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स की वैल्यू में जो बदलाव आएगा उससे जो हमारे पिक्सल की जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी में बदलाव इस फार्मूले के थ्रू आएगा। मान लो हम लीनियर एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 5 करते हैं, 5 कदम आगे बढ़े, ये हो जाएगा 25 प्लस 2 दैट इज 27, है ना। ये हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो नॉन लीनियर फंक्शंस के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। एग्जाम में नॉन लीनियर फंक्शन के लिए कोई डायग्राम आपको नहीं बनाना है, लीनियर फंक्शन के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। ये डायग्राम आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट कि आप एग्जाम में कायदे से बना पाए। दूसरा जो होता है वो होता है इंटेंसिटी और सैचुरेशन। तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा। ये हमारा इंटेंसिटी एक्सिस है, ये हमारा हुई एक्सिस है, दिस इज हुई एक्सिस, और ये हमारा सैचुरेशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसमें एक एक करके बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इंटेंसिटी की ये वैल्यू सेंटर पर 0 है और जो मैक्सिमम बॉर्डर है ये चारों तरफ ये 255 को दिखा रहा है। अगर इंटेंसिटी लेवल 170 है दैट इज़ वेरी गुड, उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा आपका जो पिक्चर है वो काफ़ी ठीक दिखाई देगा, उतना ब्लर नहीं होगा।
अब हम कलर की बात करते हैं। कलर जो सेचुरेशन लेवल है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा कलर है? ये हुई हमारा कलर को रिप्रेजेंट करता है। हुई 0 से स्टार्ट होगा 255 तक, तो 0 पर हमारा रेड होता है। विबग्योर आपने सुना होगा, V से लेकर R तक, है ना। तो R आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और V आपको 255 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो रेड, येलो, ग्रीन ये हमारा करते हुए ब्लू और आते आते फिर आखिर में 255 पर आपको क्या मिलेगा? वायलेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्किल है, दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स द कलर, केवल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कलर कितना डल होगा या नहीं होगा, इसको कौन डिसाइड करता है? सेचुरेशन। सेचुरेशन की वैल्यू भी 0 से 255 होती है। 255 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर, 0 इज द नेग्लिजेंस ऑफ दैट कलर। तो बीच की अगर हम वैल्यू ले लेंगे 170, तो 170 का मतलब ठीक ठाक ब्राइटनेस उस कलर का मिल रहा है ना। क्लियर है कि नहीं? तो 170 इज द वैल्यू which is neither very large intensity neither very small intensity of the color as well as the picture, दोनों की इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एक सर्किल बनाई है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी सर्किल है, ठीक है, और इंटेंसिटी लेवल यहाँ पर है इस समय। ओके, फिर इसमें ये हुई यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, और ये हुई का जो लेवल है इस समय, है ना, हुई का जो लेवल है, ओके, हाँ, हुई का जो लेवल है वो मान लीजिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो हुई का लेवल है वो मान लीजिए 37 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लीजिए येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, येलो कलर हुआ। और जो सेचुरेशन लेवल है, सेचुरेशन लेवल यहाँ से एक लाइन आपको अवेलेबल मिल रही है जिसकी वैल्यू यहाँ पर, है ना, है, मतलब ये करीब करीब 101 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज नाइदर वेरी स्मॉल इंटेंसिटी नाइदर वेरी लार्ज। तो ये येलो कलर की डलनेस को दिखाएगा, मतलब येलो कलर काफ़ी डल आपको दिखाई देगा इस कंडीशन में। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अनदर टॉप पॉइंट इज डेंसिटी स्लाइसिंग, जहाँ पर आपका जो ग्रे टोन होता है, इमेज की डेंसिटी अगर काफ़ी ज़्यादा है या कम है, उस कंडीशन में डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस एट द नेबरहुड पॉइंट्स, कि इस पॉइंट पर डेंसिटी इतनी है और दूसरे पॉइंट पर डेंसिटी इतनी है। ठीक है, उसके लिए बार बार हम प्रोसेस करते हैं और फाइनली कुछ वैल्यू हमारे पास आती है और इस वैल्यू को फिर रीस्टोर किया जाता है। सो रीस्टोरेशन टेक्निक इज रिक्वायर्ड इन डेंसिटी स्लाइसिंग। एज इनहेंसमेंट में भी यही होता है कि अगर एज पर कोई एज ब्लर है हमारा या इंटेंसिटी वहाँ पर कम है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्पेशली कंट्रास्ट एनहेंसमेंट, और उसकी सहायता से जो ब्राइटनेस है उसको सेट करते हैं सो दैट कि जो लीनियर फीचर्स है वो प्रॉपर मिले। जब हमें लीनियर फीचर्स प्रॉपर मिलने लगते हैं तो हम लाइन को ठीक ठीक देख पाते हैं। ठीक है, तो जो इमेज हमारी ब्लर दिखाई दे रही थी इस तरह से, ये आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा अभी, वो एक्चुअली में अब सीधे सीधे हमको मिलने लगती है। तो डिजिटल फिल्टर्स को हमें यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा डिजिटल मोसैक, मोसैक हमारा क्या होता है? मोसैक आप जब दो या दो से अधिक इमेजेस को एक साथ मर्ज करते हैं और एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मोसैक कहते हैं। तो आप जब दो इमेजेस को आप मर्ज करते हैं और उसकी बाउंड्री जो है उसको आप मर्ज करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखते हैं, है ना, ये है हमारे, ये दो इमेजेस हैं। जब बाउंड्री को आप एक दूसरे के साथ मर्ज करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपका ब्लर स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस ब्लर स्ट्रक्चर को आप ऊपर वाली टेक्निक्स की सहायता से इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टेक्निक्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। छठवां छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? तो उसमें पहला क्या हमारा टेक्निक है, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब वो किस तरह का हमारा जियोग्राफी है। बस समझ में आ रही? अभी तो हमने डिजिटल वैल्यूज जो हमारी डीएन वैल्यूज थी उनको हमने रिस्टोर करना सीखा, इनहेंस करना सीखा, वो इनहेंस हो गए। अब वो क्या चीज़ है, मैप में हम उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, तो कंप्यूटर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, वो हम करेंगे, है ना। तो दो तरीके हैं, या तो हम अपने अनुमान के आधार पर करें और या तो दूसरा ये है कि हम
कंप्यूटर को ट्रेन करें कि आपको इस तरह से समझना है, क्लियर है कि नहीं। कंप्यूटर इस तरह से समझेगा, उसके लिए हमें उसको कुछ डेटा सेट देने पड़ेंगे पहले से, जिसके आधार पर डिसीजन मेकिंग करेगा, या है ना, वो कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, या मैं ह्यूमन कंप्यूटर पर बैठकर खुद ही इसको सेट करूँगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास इंटेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी कि वो जिस तरह की जो जिसको हम रिसीव कर रहे हैं वो इंटेंसिटी है क्या, ध्यान से समझना। जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है डीएन वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं, है ना, ये डीएन वैल्यूज वहाँ पर जो हमको रिसीव हो रही हैं उसमें हम अलग अलग बैंड को यूज करते हैं। टीएम मतलब हमारा थीमेटिक मैपर होता है, और आईएसआर बैंड, दो तरह के बैंड हमारे नॉर्मली हम यूज करते हैं। आईएसआर जो बैंड होते हैं हमारे, उसको आप बोलते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग, है ना, बैंड। वो दोनों ही अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। आईएसआर इज अ फ्लेक्सिबल बैंड स्ट्रक्चर, जिसमें आप 1 बैंड, 2 बैंड स्ट्रक्चर, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, अप टू 10 बैंड स्ट्रक्चर तक अज्यूम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, और इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी रेंज में एक्चुअली बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो रेंज हमारा है वो बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब आप जितने वेव हैं स्पेक्ट्रम के, माइक्रोवेव है आपका, ये आईआर है, फिर विजिबल रेंज है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेंज है, सारे को आप यूज करना चाहते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, उसमें आपको कई बैंड स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, मैक्सिमम 10 आप बनाते हो। और दूसरा ये होता है कि आप केवल मान लीजिए विजिबल रेंज में ही बात कर रहे हैं, तो विजिबल रेंज में आप 7 बैंड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं 7 कलर के लिए। अगर उसमें भी हमको पता है कि रेड येलो ग्रीन की बात हो रही है, तो रेड से लेकर ग्रीन तक के बीच में जितने हमारे बैंड आएंगे उस बैंड को आप डिसाइड कर सकते हैं कि 3 बैंड या 4 बैंड स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। खैर, जो बैंड हमारे हैं वो जो वहाँ से सिग्नल हमारा रिसीव होगा, पिक्सल से हमारे रिसीव होंगे, पिक्सल पर सिग्नल, वो सिग्नल की इंटेंसिटी कितनी है, तो कोरिलेशन मेथड से हम उसको फाइंड कर लेंगे। कोरिलेशन एक टेक्निक है जो दो बैंड्स के बीच के रिलेशन को बताता है। तो मान लीजिए हमने 2 बैंड से हमने सिग्नल्स को लिया, उसको हमने कोरिलेशन फंक्शन को आपने प्रोवाइड किया, और कोरिलेट करके वो फाइनल रिजल्ट हमें बताएगा। उस फाइनल रिजल्ट से आप फिर से वापस डीकन्वोल्यूशन करके ये फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली में कौन सा बैंड एप्रोप्रिएट है। बात समझ में आ रही है। तो कई बैंड, मतलब एक ही पॉइंट पर, जरा बैंड की बात कर ले, एक ही पॉइंट पर आप एक से ज़्यादा बैंड्स को इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और उसके लिए जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट आ रही है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम रिसीव करेंगे दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट, है ना, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर पा रहा होगा एक्चुअली में उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के आधार पर होगा जिसका परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन की आप बात करो, तो वेजिटेशन में लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, है ना, कि ग्रीन लीव्स, अभी आप ग्रीन तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसका जो परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है वो आईआर के लिए अच्छा है। आईआर के लिए आपको पता है, आईआर के लिए इसका परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस ग्रेटर देन 60% है, और कहीं बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन के लिए 70 से 80% तक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये है कि आप ढेर सारे बैंड स्ट्रक्चर यूज करते हैं और उसमें जिस तरह का वो मटेरियल है उस तरह का परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस मिलेगा, जो ये बताता है कि एक्चुअली में हम कौन से बैंड को प्रॉपरली यूज करेंगे। तो हम बैंड को वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कोरिलेशन मेथड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को और आसान बनाते हैं। तो हम रेशियो इमेजेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम सारे बैंड इंटेंसिटी को यूज़ तो करते हैं। तो मान लो बैंड 1 से कुछ इंटेंसिटी आई, है ना, बैंड 2 से कुछ इंटेंसिटी आई और बैंड 3 से कुछ इंटेंसिटी आई, ठीक है। आप इसको ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी और सी। तो अब हम उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटर कैन कैलकुलेट द रेशियो, अगर, और उसके आधार पर, रेशियो के आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। मान लीजिए कंप्यूटर में a बाई बी ग्रेटर देन 1 मिला और b बाई सी लेस देन 1 मिला, तो हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन सी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या मिला, a ग्रेटर देन b मिला, यहाँ पर क्या मिलेगा, c ग्रेटर देन b मिला, मतलब b सबसे कम है, एक तो ये क्लियर हो गया। फिर a डिवाइडेड बाई c का भी अगर रेशियो हमको पता हो दैट इज लेस देन 1, मतलब a की वैल्यू लेस देन c होगी। तो a और c दोनों बड़े थे, लेकिन a और c में a आपका छोटा है, c सबसे बड़ा है, तो C की जो इंटेंसिटी है वो इमेज में यूज की जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज रेशियो है वो एकदम क्लियरली हमको पता होंगे। 3 बैंड स्ट्रक्चर में
B बाई C और C बाई A, ये हम कैलकुलेट कर लें। अगर 4 बैंड स्ट्रक्चर है तो A बाई B बाई C बाई D और D बाई A, ये 4 हम यूज कर लें। 4 क्यों होगा बल्कि 6 होगा। और यहाँ पर ये B बाई D है ना, B बाई D और A बाई C है ना, B बाई D और क्या होगा A बाई C, A और C के बीच का रिलेशन। ये इतने रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे, 6 रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो एक्चुअली में ये जो रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कंप्यूटर कैसे कैटेगराइज करेगा, दिस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बैंड। मान लीजिए कितने बैंड का था, ABCD 4 बैंड का था, तो 4 बैंड के लिए हम हमारे पास फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओ दिस इज वेरी नाइस, है ना। तो अगर 3 बैंड स्ट्रक्चर है तो कितने यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3। तो 3 रेशियोज हमको मिलेंगे, A बाई B, B बाई C, C बाई A। क्लियर है, सबका सबके बीच में रेशियो। अब आपने 4 बैंड स्ट्रक्चर यूज किया तो लिखेंगे 4 इंटू n माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 2, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितने बैंड रेशियोज आपको मिलेंगे 6। तो अब देखो A बाई B, B बाई C बाई D, D बाई A, B बाई D, A बाई C, कितने मिले 6 बैंड रेशियो आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं, आप करके देख लेना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि C बाई D है, D बाई C भी लिख सकते हैं, तो C बाई D बाई C एक ही बैंड रेशियो है ना, तो दोनों में C और D एक बार यूज हो गया। अब दोबारा आप C और D को एक ही रेशियो में यूज नहीं कर सकते, तो इस तरह से आपको देखना है। इन दिस वे वी कैन इवेलुएट द बैंड रेशियो, और उसके आधार पर हमें डिसाइड कर पाएंगे कौन सा बैंड मैक्सिमम इंटेंसिटी का। ठीक है, ये दूसरी चीज हमारी हो गई। और इसके आधार पर जब ये हमें मिल गया तो जो बैंड इंटेंसिटी हमको मिली है ना, और वो किसके लिए होगा, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर किसका वो है, उससे आप कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं विच टाइप ऑफ क्लास इज दिस। अब क्लास क्या होता है उसके बारे में सुनिए। कोई भी जो हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ जियोग्राफी में वो अलग अलग तरीके का है। जैसे रिवर हो सकता है, सो रिवर इज ए क्लास। फॉरेस्ट हो सकता है, इज ए क्लास। या आपका ये स्टोन हो सकता है, इज ए क्लास। आइस लैंड हो सकता है, इज ए क्लास। ठीक है, वाटर हो सकता है, वाटर पूल इज ए क्लास। ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज ए क्लास। ये सारे अलग अलग क्लासेस हैं, बट ये कैसे डिसाइड होंगे कौन से क्लास होंगे, ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी जो हमारे पास रिसीव हुई है वो कितनी है। और जो इंटेंसिटी हमारे पास रिसीव हुई है उसे क्लास को डिसाइड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन का मतलब हमारे पास पहले से डेटा सेट अवेलेबल है कि अगर इस तरह की इंटेंसिटीज हमारे पास आएंगी, दिस विल रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ क्लास, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, है ना, ये हमारा होगा। इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें पहले से हमारे पास ट्रेंड डेटा अवेलेबल होते हैं, और उन ट्रेंड डेटा के साथ आप जो अभी हमारे डेटा आ रहे हैं, इनपुट डेटा, उसको कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं विच टाइप ऑफ क्लास इज दिस। तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कोई डायरेक्शन कंप्यूटर के द्वारा हमको नहीं मिलता है। सो वी डिसाइड, यूजर्स डिसाइड, एनालिस्ट डिसाइड, है ना, एनालिस्ट इसमें डिसाइड करते हैं कि कोई किस तरह का क्लास ये है। तो जो भी हमारे एक तरह के इंटेंसिटीज हैं उसको एक क्लास नाम दे देते हैं, जो दूसरे तरह की इंटेंसिटी उसको दूसरा क्लास नाम दे देते हैं, अनुमान के आधार पर कि इतना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है तो ये क्लास होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम अभी क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग अभी पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और एग्जाम में उतना ही लिखिएगा जितना ज़रूरत हो आपको। आप इस टॉपिक को पढ़िए और कोई समस्या होती तो आप बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, किसी ने चैनल में हमसे ये मांगा हुआ है, इसका PDF मांगा हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हमारी शुरू हो रही है उसके स्टार्ट में ही यहाँ पर ना जो कवर पेज है उस पर यहाँ पर VUSV रामकृष्ण शर्मा @gmail.com, यह मेरी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मैटर को ये रिक्वेस्ट को सेंड कर दीजिए कि प्लीज़ मुझे इस पर भेज दीजिए, तो मैं उसी ईमेल आईडी पर आपको वो PDF प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो इसका आप ख्याल रखें। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल को आप ढेर सारे लोगों से बोलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। आप